वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू माइंड मैप। हम लोगों ने शुरुआत किया पॉलिटी से, ठीक है। आज पॉलिटी का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इलेक्ट होते हैं, वो क्वालिफिकेशन क्या है, वो कौन दिलवाता है, रेजिग्नेशन, ठीक है, वैकेंसी, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड और प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारा आर्टिकल को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपॉइंटमेंट, ओथ, ये सारी चीज़, सारी कहानी को हम लोग एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सबसे पहली बात जो है इलेक्शन। इलेक्शन कैसे होता है इनका, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। यानी कि पार्लियामेंट में जितना भी मेंबर है, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो दोनों मिलकर किनको बनाते हैं भैया, वाइस प्रेसिडेंट को बनाते हैं। सही है, मीन्स लोकसभा प्लस राज्यसभा का मेंबर, ठीक है, इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, ये सब वोटिंग करके किनको चूज़ करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 35 साल एज होना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट दोनों का एज कितना हो गया, 35 साल, ठीक है। उसके बाद कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा, क्यों, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ही बनते हैं, इसीलिए क्वालिफाई होना चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। ओथ कौन दिलवाते हैं, वो दिलवाते हैं प्रेसिडेंट। अब सबका ओथ कौन दिलवाने का काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाने का काम किन का था, CJI का था, ठीक है। रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही दिया जाएगा। वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल। तो इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल एंड न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट सर्व फॉर फुल टर्म। अगर इनका जो है किसी तरीके से वैकेंसी क्रिएट होता है तो इलेक्शन जो है होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, कोई टाइम पीरियड फिलहाल के लिए नहीं है। एंड न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट सर्व फॉर फुल टर्म, और जो भी न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनको फुल टर्म के लिए बनाया जाएगा 5 साल के लिए, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी इलेक्शन डिस्प्यूट देन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज़ फाइनल। और इसमें अगर किसी तरह कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा, ठीक है। बस इतना ही था वाइस प्रेसिडेंट में, इससे ज़्यादा कुछ कहानी बनता नहीं है। आगे चलते हैं और प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। अब रियल हेड पे आ गए हम लोग, नॉमिनल हेड से। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट एंड ओथ आपको पता है प्रेसिडेंट। अब सबका कहानी प्रेसिडेंट से शुरू होगा, किनका भी अपॉइंटमेंट करना भैया प्रेसिडेंट का ही काम है। टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि कोई भी टाइम फिक्स नहीं किया गया है किन के लिए भैया, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ये ऑफिस को होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। लेकिन ये कन्वेंशन बना हुआ कि जो पार्टी जीत कर आती है, जो मेजोरिटी पार्टी है, उनके लीडर को ही बनाया जाता है PM, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो एनी मेजोरिटी पार्टी देन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर इन सिलेक्शन ऑफ PM, बट प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी एज PM। अगर ऐसा हो कि इफ़ देयर इज़ नो एनी मेजोरिटी पार्टी, कोई मेजोरिटी पार्टी नहीं है, तो अब डिस्क्रिशनरी पावर आ जाएगा प्रेसिडेंट के पास, वो कि किन को अपॉइंट करते हैं PM, ठीक है। तो PM उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा जो अपोजिशन में क्या हो, मैक्सिमम मेजोरिटी पार्टी हो, ठीक है। उन्हीं को लीडर को क्या बनाया जाएगा, PM बनाया जाएगा। इफ़ देयर इज़ नो एनी मेजोरिटी पार्टी देन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशनरी पावर, यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल किया जाएगा, पावर इन सिलेक्शन ऑफ द PM, बट प्रेसिडेंट यूजुअली अपॉइंट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी एज द PM। जो लीडर होगा लार्जेस्ट पार्टी का उनको बनाया जाएगा PM। अब चाहे कोई भी हो, अपोजिशन का हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। जो जिसके पास जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा उन्हीं के लीडर को बनाया जाएगा PM। बस ये डिस्क्रिशनरी पावर किसका है, प्रेसिडेंट का है। कब, जब कोई मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी पार्टी नहीं है तब। फिर कुछ काम है 2-3 वो देख लेते हैं। PM का चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, याद रखना आपको, ठीक है। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट, सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर,
अपॉइंटमेंट किन को करना है, कौन से मिनिस्टर को करना है एडवाइस, कौन करेंगे, पीएम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आर्टिकल के थ्रू पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि भैया एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जो कि हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट बाई 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस एडवाइस इज बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट। अब आपको क्या समझना है कि आर्टिकल नंबर 74 ये कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिनके हेड कौन होंगे भैया, पीएम। ओके, और ये पीएम जो होंगे तो ये जो एडवाइस के लिए किनको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए हेड बाय द पीएम विच एडवाइस द प्रेसिडेंट, और ये जो एडवाइस होगा वो बाइंडिंग होगा सर, ये भी याद रखिए, जो हम एडवाइस देंगे ना वो बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग किसके थ्रू किया गया है, 42nd प्लस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहा गया कि जो एडवाइस दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ये एडवाइस जो होगा वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट को वो एडवाइस मानना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 75 पढ़ते हैं। 74 हो गया। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और वो एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द पीएम। हर एक चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, कि पीएम को अपॉइंट कौन करेंगे भैया, प्रेसिडेंट। लेकिन और भी जो मिनिस्टर है इनको अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट एड एंड एडवाइस ऑफ द पीएम। पीएम से एड एंड एडवाइस लेकर आप मिनिस्टर को जो अपॉइंट कीजिएगा, अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करना है। ये कहता है आर्टिकल नंबर 75। अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर हम लोग आगे, और इसमें आर्टिकल नंबर 75 में और है। ठीक है, 74 हो गया, 75 हो गया। क्या है कहानी, कहानी यह है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का जितना स्ट्रेंथ है उसका 15% जो है वो उससे ज़्यादा एक्सीड ना करे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि मिनिस्टर इतना होना चाहिए, 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, सबको मिनिस्टर ही बना दो। 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 75 कहता है। यानी कि जितना स्ट्रेंथ है उसका 15% आप मिनिस्टर बनाइए सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद इफ प्रेसिडेंट अपॉइंट ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही शैल बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। आपको ये बात पता है कि किसी भी इंसान को जो है वो मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर में इस पर्सन को इलेक्ट होके आना है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 6 महीने के लिए एंजॉय कर सकता है ये प्रेसिडेंट, ये मिनिस्टर। लेकिन 6 महीना जैसे ही कंप्लीट हुआ तो 6 महीने के अंदर में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आना पड़ेगा, वरना कहानी ख़त्म। बस 6 महीने तक ही आपने एंजॉय करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली। ये ओनली वर्ड याद रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाता है सेंटेंस में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है किनके भैया, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के, राज्यसभा के नहीं है, किसी का भी नहीं, सिर्फ लोकसभा के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है ये। सही है, आगे चलते हैं। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ स्विम एंड सिंक टुगेदर, रहेंगे तो साथ में, जाएंगे तो साथ में, कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है। आर्टिकल नंबर 77 पढ़ते हैं। All the executive action taken by the government shall be on behalf of the president। बार बार एक ही चीज़ को कहा जाता है कि नॉमिनल हेड कौन है भैया, प्रेसिडेंट। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाएगा वो किनके बिहाफ पे ले रहे हैं, ठीक है ना, रियल हेड ले रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द नॉमिनल हेड। ठीक है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट शैल बी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे सारा एक्शन लिया जाएगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन। आर्टिकल नंबर 78 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 78 देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये पीएम है, ठीक है, इनके हेड है भैया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ डिसीजन लिया गया तो वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचाने का काम किसका है, इनके साथ कम्युनिकेट करने का काम किसका है, इनके लीडर का होगा। लीडर कौन है, पीएम है। तो प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट बिटवीन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट।
सही है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आर्टिकल नंबर 88 में क्या, ऑल द मिनिस्टर्स शैल हैव राइट टू अटेंड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस बट ही कैन नॉट इंटाइटल टू वोट, ही कैन ओनली वोट इन द हाउस इन विच ही इज़ ए मेंबर। क्या कहानी है, मिनिस्टर जो है वो किसी भी हाउस में जाकर बैठ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग में भी, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं। वो वोट कहाँ करेंगे, वो वोट वहीं करेंगे जहाँ के वो मेंबर हैं। मान लिया लोकसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा में सुनवाई चल रहा है तो लोकसभा में वो वोट करेंगे, और राज्यसभा का कोई मेंबर एमपी है तो राज्यसभा में वोट करेंगे, लोकसभा में लेकिन वो बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा वाला मेंबर राज्यसभा में बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी, वोट देने की बारी आएगी तो वोट सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जो उस हाउस का मेंबर है, ठीक है, वही मिनिस्टर जो उस हाउस का मेंबर है, ठीक है। ऑल द मिनिस्टर शैल हैव राइट टू अटेंड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, या ज्वाइंट सिटिंग हो, लेकिन इंटाइटल टू वोट ही कैन ओनली वोट इन द हाउस इन विच ही इज़ ए मेंबर, ठीक है। सिंपल बात है, लॉजिक भी है कि उसमें कैसे वोट कोई कर सकता है जिसका वो मेंबर भी नहीं है। मिनिस्टर है चलो अपने जगह पे होते, लेकिन तुम मेंबर हाउस का नहीं हो तो वोट क्यों करोगे, लेकिन बैठ सकते हो, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। उसके बाद है ये दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, थोड़ा इसमें आप ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मुसीबत में काम आएगा। सीएम टू पीएम, यानी कि अभी तक जो है 6 चीफ मिनिस्टर ऐसे हुए जो पीएम बने हैं भैया। मोरारजी देसाई, ठीक है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम। सवाल बनता है कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम कौन बने थे, मोरारजी देसाई। उसके बाद चरण सिंह और वीपी सिंह यूपी से। अब पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव फर्स्ट पीएम ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश से थे वो। पीवी नरसिम्हा राव फर्स्ट पीएम ऑफ साउथ इंडिया, याद रखना, सवाल बनता है। फर्स्ट पीएम ऑफ साउथ इंडिया वाज पीवी नरसिम्हा राव। एचडी देवगौड़ा साहब जी जो थे, कहाँ से, कर्नाटका से। अब 6 नंबर पर नरेंद्र मोदी, आपको पता ही है, गुजरात से। इस तरीके से 6 सीएम जो है वो पीएम बने, ठीक है। मोरारजी देसाई जी फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम, चरण सिंह वीपी सिंह यूपी से, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, फर्स्ट पीएम ऑफ साउथ इंडिया एचडी देवगौड़ा कर्नाटका से, नरेंद्र मोदी गुजरात से। इस तरीके से 6 सीएम बने पीएम, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 11 में, और उसमें हम लोग बढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में। कंप्लीट पार्लियामेंट जो है वो 4 चैप्टर में सिमुलेट किया गया है, ठीक है। कंप्लीट पार्लियामेंट को हम लोग सिर्फ 4 चैप्टर में, 4 पेज में पढ़ लेंगे, ठीक है, 4 पेज में, सॉरी चैप्टर नहीं, 4 पेज में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए आप सिस्टम वाइज के साथ, और 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन माइंड मैप के थ्रू आप करते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, और आपके पास अगर टाइम है तो शेयर कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का।